बीरबल की सूझबूझ ने बचा लिया एक निर्दोष को। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां हर उम्र के लोगों को आज भी उतनी ही प्रिय है जितनी उस जमाने में थीं। बीरबल की बुद्धिमानी, तर्कशक्ति और विनोद प्रियता ने न सिर्फ अकबर को हंसाया बल्कि राज्य की कई समस्याएं भी सुलझाईं। आज हम आपको एक ऐसी ही लंबी, दिलचस्प और नैतिकता से भरपूर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। अध्याय 1। दिल्ली दरबार में हंगामा। सूरज अपनी पहली किरणों से लाल किले को सुनहरा रंग दे रहा था। सम्राट अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे थे। राज दरबार सजा हुआ था और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कहो, क्या बात है? व्यापारी ने बताया, महाराज, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर रमजान को 10 सोने की मुद्राएं दी थीं ताकि वो पास के गांव से सामान ला सके, लेकिन न तो वह लौटा, न ही सोने की मुद्राएं वापस मिलीं। मुझे लगता है वह भाग गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रमजान को ढूंढकर दरबार में पेश करो। अध्याय 2। बीरबल की शंका। रमजान को अगले दिन दरबार में लाया गया। वह बहुत घबराया हुआ था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, रमजान, क्या तुमने व्यापारी के 10 सोने के सिक्के चुराए हैं? रमजान कांपता हुआ बोला, नहीं हुजूर, मैंने पैसे लिए थे और गांव जा ही रहा था जब रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया और सब लूट लिया। मैं डर के मारे वापस नहीं आ सका। व्यापारी चिल्लाया, झूठ, यह बहाना बना रहा है। अकबर उलझन में थे। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति है? अकबर ने कहा, बीरबल, हम सब जानते हैं कि तुम इस तरह के मामलों में कैसे न्याय करते हो। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अध्याय 3। बीरबल की छानबीन। बीरबल रमजान के गांव गया, वहां के लोगों से बात की। पता चला कि रमजान एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति है। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता था। फिर बीरबल लुटेरे वाले रास्ते पर गया, लेकिन वहां कोई हिंसा का निशान नहीं था। यह बात अजीब थी। जब वह लौटने लगा, तभी उसे गांव के एक बच्चे ने बताया, रमजान चाचा उस दिन बहुत घबराए हुए थे। वो किसी अमीर आदमी से मिलकर लौटे थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। अध्याय 4। चालाकी का जाल। दरबार में बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, महाराज, मैंने चोर को पकड़ लिया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एक नाटक रचना होगा। अकबर बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर कहा, हम रमजान को एक आखिरी मौका देंगे। अगर वह निर्दोष है तो एक विशेष परीक्षा पास कर लेगा। सभी दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया, जिसमें वे पानी भरवाते गए, और कहा, इस घड़े में एक जादुई पेड़ का बीज है। यदि रमजान निर्दोष है तो यह रात भर में फूल देगा। सबने हंसते हुए कहा, कैसी मजाक की बात है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस घड़े को रमजान, व्यापारी और 3 गवाहों के साथ एक कमरे में रखा जाएगा। यदि कोई दोषी है तो वह डरेगा और कुछ न कुछ कर बैठेगा। अध्याय 5। आधी रात का रहस्य। रात हुई। सभी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह जब बीरबल ने दरवाजा खोला तो घड़े में कोई फूल नहीं था। सभी ने कहा, देखो, रमजान झूठा है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। उसने सबके हाथों की जांच की। रमजान के हाथ गीले नहीं थे, लेकिन व्यापारी के हाथ पूरी तरह गीले थे। बीरबल ने कहा, व्यापारी ने रात में डर के मारे घड़े में हाथ डालकर देखा कि कहीं फूल तो नहीं निकल आए। असली चोर वही है। व्यापारी चिल्लाया, महाराज, यह झूठ है। बीरबल बोला, तुमने रमजान को फंसाने की साजिश रची ताकि तुम उसका वेतन बचा सको। रमजान को न केवल बरी किया जाए, बल्कि उसे इनाम भी दिया जाए। अध्याय 6। न्याय का उत्सव।
अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न होते तो एक निर्दोष को सजा मिल जाती। तुम्हारे जैसी बुद्धिमानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। रमजान की आंखों में आंसू थे। वह बोला, महाराज, मुझे अब न्याय पर पूरा भरोसा है। बीरबल जैसे दरबारी हर राजा को मिले। अकबर ने व्यापारी को 1 महीने के लिए कारावास की सजा दी और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांटने का आदेश दिया। अध्याय 7 कहानी की शिक्षा। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। बीरबल जैसे ईमानदार और बुद्धिमान लोग ही समाज को न्याय दिला सकते हैं। बीरबल की बुद्धि का अगला इम्तिहान। कहानी का विस्तार। अध्याय 8 व्यापारी की साजिश गहराई तक। जब व्यापारी को कारावास की सजा हुई तो दरबार शांत हो गया, लेकिन बीरबल को कहीं न कहीं शक था कि यह व्यापारी अकेले इस साजिश में शामिल नहीं था। उसके चेहरे पर उस समय जो भय था, वह किसी और बात की ओर इशारा कर रहा था। रात को बीरबल ने रमजान को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या व्यापारी ने पहले भी कभी तुम पर इल्जाम लगाया था? रमजान ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हुजूर, कुछ महीने पहले भी उसने मुझे चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन सबूत नहीं थे। मैंने नौकरी छोड़ने की बात भी सोची थी, पर मुझे अपने परिवार का पेट पालना था। बीरबल ने ठान लिया कि वह इस साजिश के पीछे के असली दिमाग को भी सामने लाएगा। अध्याय 9 छुपा हुआ चेहरा दरबार का दरबारी। बीरबल ने व्यापारी के पुराने लेनदेन की सूची मंगाई। उसने देखा कि व्यापारी अक्सर एक विशेष दरबारी के साथ व्यापार करता था। नाम था शेख जाफर। शेख जाफर अकबर के खजाने के लेखा जोखा संभालने वाले गिने चुने दरबारियों में से एक था और बाहर से बेहद ईमानदार दिखता था। लेकिन बीरबल की नज़रों से कोई भी झूठ छुपा नहीं रह सकता। बीरबल ने धीरे धीरे कई व्यापारियों से गुप्त रूप से पूछताछ शुरू की। सभी का एक ही जवाब था, शेख जाफर के आदेश के बिना कोई बड़ा व्यापार नहीं हो सकता। अब बीरबल को यकीन हो चला था कि व्यापारी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था, जो दरबार के भीतर से ही नियंत्रित हो रहा था। अध्याय 10 बीरबल का गुप्त जाल। बीरबल ने शेख जाफर को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। उसने खुद एक नकली व्यापारी बनकर जाफर के पास पहुंचा। हुजूर, मैं दक्षिण से आया व्यापारी हूँ। मैं अपना व्यापार दिल्ली में फैलाना चाहता हूँ। अगर आप कृपा करें तो कुछ आदेशों में मेरा नाम भी जोड़ दें। शेख जाफर ने कहा, मगर इसकी कीमत होगी। बीरबल ने कहा, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। जाफर मुस्कराया और बोला, कल रात मेरे नौकर को कोठी नंबर 6 पर भेज देना, काम हो जाएगा। बीरबल को उसकी चाल पकड़ने का मौका मिल चुका था। अध्याय 11 अकबर का गुप्त आदेश। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी की साजिश में आपके ही एक दरबारी शामिल हैं, पर मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। अकबर बोले, बीरबल, तुम जो भी चाहो, पूरा दरबार तुम्हारे साथ है। अगली रात बीरबल ने रमजान और कुछ सैनिकों को कोठी नंबर 6 पर तैनात कर दिया। जैसे ही शेख जाफर का आदमी वहां पहुंचा और सोने की थैली ली, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सारे सबूत लेकर बीरबल अगली सुबह दरबार में पहुंचा। अध्याय 12 दरबार में पर्दाफाश। बीरबल ने अकबर को सारी बातें विस्तार से बताईं और कहा, महाराज, यह व्यापारी सिर्फ एक मोहरा था। असली खलनायक तो शेख जाफर है, जिसने सत्ता का दुरुपयोग कर व्यापारियों से रिश्वत ली और निर्दोष लोगों को फंसाया। रमजान तो केवल बहाना था। अकबर ने गुस्से से पूछा, शेख जाफर, क्या ये सच है? शेख जाफर पहले चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मैं मजबूर था। मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैं अकबर गरजते हुए बोले, शर्म करो, तुमने न सिर्फ लोगों को लूटा, बल्कि अपने पद की गरिमा को भी कलंकित किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि शेख जाफर की सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। अध्याय 13 बीरबल की विनम्रता। जब सब दरबार में बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे, तब उन्होंने झुककर कहा, महाराज, न्याय वही है
जो हर पीड़ित को सुना जाए और हर दोषी को सजा मिले, चाहे वह दरबारी हो या व्यापारी। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे सलाहकार हर बादशाह का सपना होता है। आज फिर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और सत्य की राह सबसे महान है। अध्याय 14। रमजान का नया जीवन। अकबर ने रमजान को दिल्ली शहर में एक सरकारी पद देने का आदेश दिया ताकि वह ईमानदारी से जीवन जी सके। रमजान ने बीरबल से कहा, आपने मेरे जीवन की रक्षा की, मेरे आत्मसम्मान को वापस लौटाया। बीरबल ने कहा, रमजान, जब तक लोग सत्य बोलते रहेंगे, कोई बीरबल उन्हें बचाने जरूर आएगा। अध्याय 15। कहानी से शिक्षा। एक सच्चाई चाहे जितनी दबाई जाए, बाहर जरूर आती है। 2 बुद्धिमान व्यक्ति केवल बुद्धि नहीं, बल्कि संवेदना से भी सोचता है। 3 शासन तभी सफल होता है जब उसमें न्यायप्रियता हो। 4 कभी भी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5 दरबारी का पद केवल शान का नहीं, उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। अध्याय 16। दरबार में खलबली। जाफर की सच्चाई अधूरी थी। बीरबल को रात में एक गुप्त संदेश मिला। शेख जाफर अकेला नहीं था, कोई और बड़ा नाम छुपा है। बीरबल चौंक गया। क्या जाफर केवल मोहरा था? क्या इसके पीछे कोई और दरबारी या कोई राजसी व्यक्ति था? सुबह दरबार लगा। बीरबल ने शेख जाफर को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, जाफर, अगर सच न बोला तो तुम्हारी सजा उम्र कैद नहीं, फांसी होगी। जाफर कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं अकेला नहीं था। रईस खान, सेनापति का पुत्र, इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। बीरबल अब समझ चुका था, यह सिर्फ व्यापार या घोटाले का मामला नहीं था, बल्कि राजमहल के अंदर की सत्ता और प्रभाव की लड़ाई थी। अध्याय 17। रईस खान अकबर का दुलारा। रईस खान, सेनापति हमीद खां का इकलौता बेटा था। वह अकबर की सेना में शामिल था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपसे बिना छिपाए बताना चाहता हूं कि रईस खान पर गंभीर आरोप है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे दरबार में सवाल करना चाहूंगा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अगर रईस दोषी है, तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वह मेरा नहीं, इस सल्तनत का बेटा है। अध्याय 18। रईस खान का घमंड। दरबार में रईस खान बुलाया गया। बीरबल ने उसके सामने साक्ष्य रखे, जाफर की लिखावट, दस्तखत और व्यापारी के बयान। रईस खान मुस्कराया और बोला, तो क्या आप मुझे एक मामूली व्यापारी और उस बूरे रमजान की गवाही पर दोषी ठहराएंगे? बीरबल बोला, नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी जुबान और तुम्हारे अपराधों से दोषी ठहराएंगे। बीरबल ने रमजान को दरबार में लाकर रईस खान से सीधा सवाल करवाया। रईस खान की आंखें रमजान को देखकर सख्त हो गईं। रमजान ने कहा, तूने मुझसे कहा था कि अगर मैं व्यापारी की चोरी कबूल कर लूं, तो मेरी बेटी की शादी में मदद करोगे। अब कोई बचाव नहीं था। रईस खान के चेहरे से घमंड उतर गया। अध्याय 19। अकबर का सबसे कठिन फैसला। अकबर को निर्णय लेना था, क्या वह सेनापति के बेटे को दंड देगा या अपनी सत्ता को खतरे में डाले बिना सब शांत करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राजा के पुत्र हों या सेनापति के, अगर वे अन्याय करें तो उन्हें जनता से कठोर सजा मिलनी चाहिए। रईस खान को जेल भेजा जाए और अदालत में मुकदमा चले। पूरा दरबार स्तब्ध था। यह अकबर के न्याय और बीरबल की सत्यनिष्ठा की जीत थी। अध्याय 20। बीरबल की अंतिम सीख। जब दरबार समाप्त हुआ, बीरबल अकबर से बोले, महाराज, हर अन्याय की जड़ में लालच, अहंकार या भय होता है। अगर हम शासन में इन तीनों को खत्म कर सके, तो सल्तनत की नींव अटूट होगी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, जब तक तुम जैसे लोग मेरे साथ हैं, सल्तनत को कोई झुका नहीं सकता। अंतिम अध्याय। बीरबल का सपना। रात को बीरबल अपने आंगन में बैठे थे। रमजान उनके सामने आया। अब नया अधिकारी बन चुका था। रमजान ने कहा, हुजूर, आप नहीं होते तो मैं अब तक मिट चुका होता। बीरबल बोले, रमजान, हर इंसान के भीतर एक बीरबल होता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे आवाज देते हैं और कुछ डर के मारे चुप हो जाते हैं। उस रात बीरबल ने सपना देखा, एक गांव जहां हर व्यक्ति न्यायप्रिय था, कोई झूठा नहीं, कोई डरपोक नहीं। वहां ना राजा था, ना मंत्री, बस लोग और उनका विश्वास। अध्याय 21। सल्तनत में दरार। रईस खान के जेल जाने के बाद सेनापति हमीद खां अपमानित महसूस करने लगा। उसने धीरे धीरे दरबार से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने कुछ भरोसेमंद राजाओं और सैनिकों से गुप्त बैठकें करने लगा। बीरबल को यह भनक जल्दी लग गई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, जो व्यक्ति अन्याय करने पर शर्मिंदा न हो, वह कभी भी सत्ता के लिए खतरनाक हो सकता है। अकबर बोले, हमीद खां मेरा सबसे पुराना साथी है, पर अगर उसकी नीयत डगमगा रही है तो सावधानी जरूरी है। बीरबल ने गुप्तचरों को चौकस कर दिया। अध्याय 22। गद्दारी की तैयारी। हमीद खां ने सीमावर्ती किलों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। उसने 2 छोटे राज्यों के राजाओं से गुप्त गठबंधन कर लिया था। उसका उद्देश्य था अकबर को हटाकर सल्तनत को विभाजित कर देना। लेकिन वो नहीं जानता था कि बीरबल ने उसी के शिविर में अपने एक विश्वसनीय जासूस शकील को गुप्त रूप से नियुक्त किया था। शकील ने हर योजना, हर गुप्त बैठक की जानकारी बीरबल तक पहुंचाई। अध्याय 23। धोखे का खेल। एक दिन हमीद खां दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, सीमाओं पर विद्रोह की खबरें हैं। मुझे पूरी छूट दी जाए, मैं उसे कुचल दूंगा। अकबर ने देखा, ये वही हमीद खां था जिसने कभी उसके लिए जान दी थी। वो बोले, तुम्हें छूट दी जाती है, लेकिन बीरबल तुम्हारे साथ जाएंगे। हमीद खां का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया, बीरबल एक जासूस नहीं, खुद पूरी योजना को समझ चुके हैं। अध्याय 24। बीरबल पर हमला। सीमा पर पहुंचते ही हमीद खां ने एक चाल चली। एक रात जब बीरबल आराम कर रहे थे, उन पर घात लगाकर हमला हुआ। 3 सैनिकों ने बीरबल को मारने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की सुरक्षा में तैनात रमजान और शकील ने उन्हें बचा लिया। एक सैनिक पकड़ा गया, जिसने कबूल किया कि हमला हमीद खां के कहने पर हुआ था। बीरबल ने बिना कुछ कहे चिट्ठी भेजी, सीधे अकबर को। अध्याय 25। अकबर का निर्णय, युद्ध या न्याय। अकबर को दोपहर में चिट्ठी मिली। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर हम सिंहासन की रक्षा नहीं कर सकते तो सिंहासन का कोई मूल्य नहीं। बीरबल। अकबर ने उसी शाम पूरे दरबार को बुलाया और कहा, जिसने सल्तनत के खिलाफ षड्यंत्र किया है, उसका नाम चाहे हमीद हो या कोई और, उसे दंड मिलेगा। सेना भेजी गई। हमीद खां को युद्ध के बिना गिरफ्तार कर लिया गया। अध्याय 26। दरबार का फैसला। हमीद खां को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तूने मेरे साथ क्यों विश्वासघात किया? हमीद बोला, मैंने तुम्हारी सल्तनत खून से बनते देखी थी, पर अब सल्तनत एक मंत्री के इशारों पर चलती है, राजा के नहीं। यह बात अकबर को भीतर तक चुभी। बीरबल चुप रहा, फिर बोला, अगर किसी राजा को एक बुद्धिमान सलाहकार से डर लगे, तो वो कभी राजा कहलाने लायक नहीं। अकबर ने गुस्से में हथौड़ा उठाया और कहा, हमीद खां, तुम्हारा अपराध देशद्रोह है, पर मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। तुम्हें जीवन भर जेल में रहकर उसी सल्तनत की सेवा करनी होगी, जिसकी तुम जड़ें काटना चाहते थे। अध्याय 27। राजनीति से ऊपर बुद्धि। बीरबल अब और अधिक सावधान हो गया। उसे समझ आ गया था, राजा का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो राजमहल के भीतर बैठा होता है। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि अब वक्त है नए युवा नेतृत्व को तैयार करने का। रमजान को राज्यपाल बना दिया गया, शकील को गुप्तचर प्रमुख। सल्तनत में एक नई जागरूकता आई, जहां न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा और सीख भी था। अध्याय 28। बीरबल की अंतिम परीक्षा। 1 वर्ष बाद एक दूसरे राज्य ने सल्तनत के व्यापारिक काफिले को लूट लिया। अकबर युद्ध चाहता था। बीरबल ने कहा, युद्ध की आग में धन जलता है, पर बुद्धि की मशाल से वो सुरक्षित लौटता है। बीरबल अकेले उस राज्य के राजा से मिलने गया।
3 दिन बाद जब वो लौटे तो उनके साथ 300 व्यापारी थे और लूटे गए सामान का 3 गुना मुआवजा। अकबर ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? बीरबल बोले, राजा के सेनापति को दिखाया कि व्यापार का नुकसान करों की कमी लाएगा और उसके सैनिकों की तनख्वाह कटेगी। उसने खुद राजा को झुका दिया। अंतिम अध्याय 29। बीरबल की विरासत। कई साल बीत गए। बीरबल की उम्र अब रलने लगी थी। एक रात वे आकाश की ओर देख रहे थे। रमजान ने पूछा, हुजूर, आपको क्या लगता है, आपने क्या छोड़ा? बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर मैंने एक भी व्यक्ति को सच्चाई से डरना नहीं बल्कि बोलना सिखा दिया तो मैं नहीं मरा। मैं जिंदा रहूंगा उनकी सोच में, सोने की मूर्ति और असली इंसान। प्रस्तावना। अकबर का दरबार भरा हुआ था। हर कोने से लोग अपने मामले, अपने सपने और अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। लेकिन आज एक अजनबी ऐसा आया जिसने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। उसके पास एक चमकती हुई सोने की मूर्ति थी और वह दावा कर रहा था कि यह मूर्ति एक रहस्य को छिपाए हुए है, एक ऐसा रहस्य जो सल्तनत की सच्चाई को पलट सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। ये मामला अब सिर्फ न्याय का नहीं था बल्कि बुद्धि और दर्शन का भी था। अध्याय 1। अजनबी का आगमन। एक सुबह एक रथ आया जिसमें एक विदेशी वस्त्र पहना व्यक्ति बैठा था। उसके पास चमचमाती सोने की एक मूर्ति थी जो एक आम व्यक्ति के आकार की थी। उसने कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति मेरे पूर्वजों की धरोहर है, लेकिन इसके अंदर छिपी बात ने मेरे पूरे राज्य को आपस में बांट दिया है। मुझे बताया गया कि भारत के बीरबल इस पहेली को सुलझा सकते हैं। अकबर ने ध्यान से मूर्ति देखी। वह एक सामान्य व्यक्ति की मूर्ति थी, सिर नीचे झुका हुआ, हाथ एक तरफ से खाली और दूसरी तरफ मुट्ठी बंद। अध्याय 2। बीरबल की पहली नज़र। बीरबल ने मूर्ति का निरीक्षण किया और फिर पूछा, इस मूर्ति का रहस्य क्या है? अजनबी बोला, मेरे दादा ने मरते समय कहा था, इस मूर्ति में इंसान की सच्चाई छुपी है। जो इसे समझ ले, वह किसी भी इंसान की पहचान कर सकता है। बीरबल मुस्कराया, तो असली इंसान की पहचान का रहस्य बहुत गहरी बात है। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारत के हर कोने में प्रसिद्ध है। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी ने न केवल बादशाह अकबर का दिल जीता, बल्कि पूरे दरबार की ईर्ष्या भी बन गई। लेकिन जब बीरबल की बुद्धि को सबसे कठिन चुनौती मिली, तब क्या हुआ? इस कहानी में जानिए एक षड्यंत्र, एक कठिन प्रश्न और एक ऐसी योजना जो बीरबल को दरबार से गायब कर देती है और फिर लौटाती है एक नई जीत के साथ। पहला अध्याय, दरबारी ईर्ष्या। बादशाह अकबर का दरबार रत्नों से भरा हुआ था। हर किसी की अपनी विशेषता थी, तानसेन की संगीत कला, राजा टोडरमल की वित्तीय चतुराई और बीरबल की असीम बुद्धिमत्ता। लेकिन दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा रास नहीं आती थी। खासकर एक मंत्री राजा गणेशीलाल, जो स्वयं को सबसे अधिक योग्य समझता था, बीरबल से बहुत जलता था। एक दिन उसने योजना बनाई, अगर मैं बीरबल को दरबार से बाहर करवा दूं, तो मैं बादशाह का सबसे करीबी बन जाऊंगा। दूसरा अध्याय, सवाल जो कोई न दे सके जवाब। गणेशीलाल ने बादशाह के कान भरे। जहांपनाह, बीरबल को आप बहुत मान देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी आपकी परीक्षा में खरा उतरकर दिखाया है? अकबर मुस्कराए, बीरबल की बुद्धि का जवाब नहीं। गणेशीलाल ने चाल चली, तो फिर क्यों न आप उन्हें एक ऐसा प्रश्न दें जिसका उत्तर उन्हें स्वयं भी न मिले। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी बैठे थे। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूँ, तुम मुझे बताओ कि इस पूरे साम्राज्य में कितने कौए हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। तीसरा अध्याय, बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और तुरंत बोले, जहांपनाह, पूरे साम्राज्य में 1,22,533 कौए हैं। अकबर मुस्कराए, अगर मैं कहूं कि गिनती गलत है? बीरबल झुके और बोले, अगर संख्या ज्यादा हो तो अवश्य ही कुछ कौए आपके पड़ोसी राज्यों से मिलने आए होंगे, और अगर संख्या कम हो
तो यकीनन कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर गए होंगे। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने तालियां बजाईं, लेकिन गणेशीलाल ने हार नहीं मानी। चौथा अध्याय, बीरबल का गायब होना। गणेशीलाल ने अगली योजना बनाई। उसने कुछ राजाओं से गुप्त रूप से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक संदेश भेजा गया जिसमें बीरबल पर एक पड़ोसी राज्य के राजा को गुप्त सूचना देने का झूठा आरोप लगाया गया। अकबर को जब यह पत्र मिला, वह दंग रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुमने कभी हमारे दुश्मन राज्य को कोई संदेश भेजा है? बीरबल चौंके। जहांपनाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन सबूत नकली थे, पर बहुत चतुराई से बनाए गए। अकबर ने दुखी होकर कहा, जब तक यह आरोप साबित नहीं हो जाता, तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। बीरबल चुपचाप मुस्कराए। अगर यही आपकी आज्ञा है, तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। बीरबल चले गए। दरबार खाली लगने लगा। 5वां अध्याय, बिना बीरबल के अकबर। बीरबल के जाने के बाद अकबर उदास हो गए। दरबार तो चलता रहा, पर कोई भी उनके सवालों का जवाब उस अंदाज में नहीं दे पाया। गणेशीलाल अब खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने लगा। वह हर बात में हस्तक्षेप करता, लेकिन वह चतुराई और विनम्रता बीरबल जैसी नहीं थी। एक दिन अकबर ने खुद से कहा, क्या मैंने गलती की? 6ठा अध्याय, रहस्यमयी साधु। करीब 6 महीने बाद एक साधु दरबार में आया। उसका चेहरा ढका हुआ था, चाल में तेजी थी और बातें बहुत गूढ़। उसने दरबार में सबको चौंका दिया। मैं भविष्य जानता हूँ, लेकिन केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में बुद्धिमान हो। अकबर ने कहा, बताओ, तुम्हें कैसे परखा जाए? साधु बोला, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर कोई मेरे तीनों सवालों का सही उत्तर दे दे, तो मानूंगा कि यह दरबार अब भी उतना ही तेजस्वी है। अकबर ने अनुमति दी। 7वां अध्याय, 3 सवाल। सवाल 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटते हो, वह उतनी ही बढ़ती है? कोई जवाब नहीं दे सका। सवाल 2, ऐसा क्या है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ देखता है? सन्नाटा। सवाल 3, एक राजा के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो सेना हारने से भी बुरा हो? कोई दरबारी न बोल सका। गणेशीलाल ने कोशिश की, लेकिन सब उल्टा सुलटा। अकबर मायूस हो गए। तभी साधु ने अपना चेहरा खोला। वह बीरबल था। 8वां अध्याय, बीरबल की वापसी। सभी दंग रह गए। अकबर की आंखें भर आईं। बीरबल, तुम? बीरबल झुके। जहांपनाह, मैंने इस रूप में आकर देखा कि मेरे बिना दरबार की दशा क्या है और कौन कौन आपके असली हितैषी है। अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। अब बीरबल ने तीनों सवालों का उत्तर दिया। 1, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। 2, अंतरात्मा देखती है पर दिखाई नहीं देती। 3, विश्वास का नुकसान जो सेना हारने से भी बुरा होता है। अकबर ने बीरबल को उनके पुराने पद से फिर नियुक्त किया और गणेशीलाल को दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल की चतुराई का इम्तिहान। भाग 1, दरबार में चुनौती। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि आज दरबार में कुछ अनोखा हो। कोई हमें ऐसा सवाल दे जो बुद्धिमानी का असली इम्तिहान हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक खेल का प्रस्ताव रखता हूँ। बोलो बीरबल। अकबर बोले, क्या खेल है? इस खेल में दरबार के हर मंत्री को एक समस्या दी जाएगी, लेकिन वह हल नहीं होगी। बस उसका समाधान होगा केवल एक व्यक्ति के पास, और वह मैं होऊंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर बोले, तो फिर शुरू करो। हमें देखना है कि तुम वास्तव में कितने बुद्धिमान हो। भाग 2, पहली चुनौती, राजा की खोई हुई अंगूठी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैंने कल बाग में टहलते समय अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी। जाओ और बिना किसी सेवक की मदद लिए
सिर्फ अपनी अक्ल से उसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म जहाँपनाह। बीरबल बाग में गया। उसने मिट्टी की नमी, घास के बीच निशान और गार्ड के चलने के रास्ते को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जहां अकबर अक्सर बैठते हैं वहीं अंगूठी गिरी होगी। कुछ ही देर में वह लौट आया और अकबर की अंगूठी उनके सामने रख दी। अकबर हैरान थे। बीरबल, कैसे किया यह? जहाँपनाह, बीरबल बोला, आपका झुकने का निशान मिट्टी में था और वहां ताजा खुदाई जैसा लग रहा था। वही अंगूठी मिल गई। भाग 3। दूसरा परीक्षण, सबसे बड़ी दौलत। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरा, जमींदारी। लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोला, जहाँपनाह, जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक किसान को दरबार लाया जो खुशहाल था लेकिन गरीब। बीरबल बोला, जहाँपनाह, इस किसान से पूछिए कि उसके पास क्या है। किसान ने कहा, मेरे पास मेरा परिवार है, रोटी है और शांति है। मैं संतुष्ट हूँ। बीरबल बोला, यही है सबसे बड़ी दौलत, संतोष और परिवार। अकबर मुस्कराए। तुम्हारा जवाब दिल को छू गया, बीरबल। भाग 4। बीरबल की परीक्षा, 3 मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह ने दरबार में बीरबल से कहा, हमें 3 सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल चला गया और 3 दिनों बाद लौटा। उसके साथ 3 लोग थे, एक आदमी जो पानी में नाव खींच रहा था, दूसरा जो अपने सिर पर दरवाजा रखे चल रहा था, और तीसरा कौन है? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल बोला, तीसरे हैं आप। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, जो बिना कारण मुझे ऐसे मूर्खों की तलाश में भेजे, वह भी मूर्ख हुआ। अकबर हंस पड़े। सच में बीरबल, तुमने एक और बार साबित कर दिया कि तुम सबसे होशियार हो। भाग 5। कुत्ते की वफादारी। दरबार में बहस छिड़ी, इंसान का सबसे वफादार साथी कौन है? किसी ने कहा सेवक, किसी ने कहा पत्नी। बीरबल चुप था। अगले दिन वह एक कुत्ता लेकर आया। उसने उसे कुछ दिन दरबार में पाला। फिर एक सेवक को बंद कमरे में बीरबल के साथ बंद कर दिया। दोनों को कई घंटे भूखा रखा गया। जब दरवाजा खोला गया, सेवक गुस्से में बाहर निकला, लेकिन कुत्ता दौड़कर बीरबल के पास आ गया। बीरबल बोला, जहाँपनाह। सेवक नाराज हुआ, लेकिन यह जानवर भूखा रहकर भी मुझसे प्रेम करता रहा, यही है सच्ची वफादारी। भाग 6। बीरबल का गायब होना। एक बार बीरबल अचानक गायब हो गया। दरबार में अफवाहें फैलने लगीं। अकबर परेशान थे। महीनों बाद एक चिट्ठी आई, मैं अपने गांव में हूँ, एक किसान बन गया हूँ। अगर याद आए तो लेने आ जाना। अकबर ने स्वयं जाकर बीरबल को ढूंढा। बीरबल खेत जोत रहा था। बीरबल, क्यों छोड़ दिया दरबार? जहाँपनाह, हर किसी को कभी न कभी अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। अकबर मुस्कराए, लेकिन तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। भाग 7। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक दिन बादशाह बना दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल बोला, सबसे पहले मैं बीरबल को वजीर बना दूंगा, क्योंकि वह बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े, इसलिए नहीं, क्योंकि तुम खुद ही बीरबल हो। बीरबल बोला, बिल्कुल, और जब तक बीरबल है, अकबर की सत्ता भी सुरक्षित है। बीरबल और सच्चाई का आईना। भाग 1। एक अनोखा तोहफा। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट दिल को सुकून दे रही थी। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जो आज तक किसी बादशाह ने न किया हो। अगले ही दिन दरबार में उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी ऐसा तोहफा लाएगा जो सच को दिखाए लेकिन बोले नहीं, झूठ को बेनकाब करे लेकिन किसी को ठेस न पहुंचाए, उसे 1000 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। यह कैसा तोहफा हो सकता है? भाग 2। दरबारियों की दौड़। सभी मंत्री, व्यापारी
और बुद्धिजीवी अगले कई दिनों तक कुछ ऐसा खोजते रहे जो इस शर्त को पूरा करे। कोई जादुई शीशा लाया, कोई बोलने वाली गुड़िया, लेकिन अकबर हर बार सिर हिला देते। नहीं, यह सिर्फ दिखावा है, मुझे सच्चाई चाहिए। बीरबल अब तक चुप था। वह हमेशा की तरह मुस्कराता रहा और दरबारियों की कोशिशें देखता रहा। एक दिन बीरबल दरबार में आया, अपने हाथ में एक लकड़ी का छोटा आईना लिए। भाग 3, सच्चाई का आईना। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह है सच्चाई का आईना। इसे कोई भी देखेगा, उसे अपना असली चेहरा दिखाई देगा, वो भी ऐसा जिसे देखकर झूठ खुद शर्मा जाए। अकबर मुस्कराए, कैसे यकीन करें? बीरबल बोला, इस आईने को दरबार के हर कोने में घुमाइए और देखिए, कौन अपनी आंखें चुरा लेता है। दरबार में जैसे ही आईना घुमाया गया, कुछ मंत्री बेचैन हो उठे, कुछ ने नजरें चुरा लीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, जो भी अपने कर्म से शर्मिंदा है, वह इस आईने को नहीं देख पाएगा। यह आईना कुछ नहीं कहता, पर सब कुछ दिखा देता है। भाग 4, राज खुलते हैं। अकबर ने सोचा यह सिर्फ बीरबल की चाल होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने महसूस किया कि जो मंत्री ईमानदार है, वे बेझिझक आईना देखते हैं और कुछ इससे डरते हैं। आखिर एक दिन अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री रहीम खान को बुलाया और कहा, क्यों, तुम हमेशा इस आईने से दूर क्यों रहते हो? रहीम खान ने घबराकर कहा, जहांपनाह, मैं बताने से डरता हूँ। बीरबल ने धीरे से कहा, सच्चाई से डरना सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत। रहीम ने कबूल किया कि वह राजकोष से चोरी कर रहा था। भाग 5, इनाम और इंसाफ। अकबर ने तुरंत रहीम को उसके पद से हटा दिया और बीरबल को 1000 नहीं बल्कि 10,000 अशर्फियाँ इनाम में दीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह सोना दरबार में उस स्थान पर लगवाना चाहता हूँ, जहाँ हर व्यक्ति आए और खुद को इस आईने में देख सके, हर बार खुद से एक सवाल पूछ सके, क्या मैं सच्चा हूँ? अकबर ने आदेश दिया कि महल में सच्चाई का स्तंभ बनाया जाए, जहाँ यह आईना रखा जाए, और हर हफ्ते जनता को इसे देखने की अनुमति दी जाए। भाग 6, एक बच्चा और आईना। एक दिन एक गरीब लड़का महल में आया। वह झुग्गी में रहता था लेकिन पढ़ाई में तेज था। उसने आईने में देखा और मुस्करा दिया। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों मुस्कराए? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जबकि मैं खेल रहा था। आईने ने मेरी झूठी छवि दिखाई और मेरी अंतरात्मा ने मुझे टोका। बीरबल ने उस बच्चे को पुरस्कार दिया और कहा, इस देश को ऐसे ही ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। भाग 7, सीख और विरासत। समय बीतता गया, लेकिन वह सच्चाई का आईना आज भी अकबर के महल में रखा गया। जब अकबर वृद्ध हुए, उन्होंने कहा, अगर कोई बादशाह इस आईने को न देख सके, तो वह सच्चा बादशाह नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो शासक स्वयं को परख सके, वह ही दूसरों का सही न्याय कर सकता है। बीरबल और अदृश्य चोर। भाग 1, महल में चौंकाने वाली चोरी। एक सुबह अकबर बादशाह जैसे ही अपने निजी कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि राजकीय गहनों का संदूक खाली है। मोहरों की मुहर लगी थी, कोई ताला नहीं टूटा था, कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। यह चोरी तो कोई अंदर का ही कर सकता है। अकबर ने गुस्से में कहा, सारे दरबारी, सिपाही और सेवक लाइन में खड़े कर दिए गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर बोले, अगर 3 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया, तो आधा दरबार निलंबित कर दिया जाएगा। भाग 2, बीरबल की चुप्पी। जहां पूरा दरबार हड़बड़ाया हुआ था, बीरबल चुप था। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और 2 दिन तक बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन सुबह वह दरबार में आया, अपने साथ एक छोटा लकड़ी का पिंजरा लेकर। पिंजरे के अंदर कुछ नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हम चोर पकड़ना चाहते हैं और तुम? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं,
यह जादुई पिंजरा है। इसमें से सिर्फ चोर को आवाज सुनाई देगी। भाग 3। जादुई पिंजरे की चाल। बीरबल ने कहा, पिंजरे के पास जाकर सब लोग एक एक करके कहें, मैं निर्दोष हूं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो पिंजरे में से आवाज आएगी। लोग हंसे, पर अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी, रक्षक और सेवक एक एक करके पिंजरे के पास जाएं। सब लोग बोले, मैं निर्दोष हूं। कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जब महल के खजांची की बारी आई, उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। और उसी क्षण पिंजरे से धीमी सी ची ची की आवाज आई। सारे दरबारी सन्न रह गए। लेने के देने पड़े। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपये दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो। गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है। घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देनी ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपये होते ही नहीं थे। वह 100 रुपये देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। फिर 100 रुपये गिनकर एक थैली में रखें और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आज तुम पर 20 रुपये का जुर्माना किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। कौन जीतेगा? शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है, और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार है। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। किसकी पत्नी?
एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह के सब जवाब दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भरकर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। सच्चाई के मसीहा बीरबल। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहांपनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया।
वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। झूठ नहीं छुपता। बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नज़र सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर, अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरीसमी आवाज में बोला, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हुजूर। मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे यकीन हो गया कि थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छुपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। शर्मसार दरबारी। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहे। 8 दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शाहजहां अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार है। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वह बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुममें से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओगाने आए लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी। क्या अपनी इस बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे?
यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर को सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतनी पाँव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सब ने देख लीन, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। भगवान को भक्त प्यारा। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए थे। ना उनके साथ नौकर थे, ना कोई सिपाही था, ना कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों का अभाव था? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले, जो शहंशाह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से इजाजत लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फिसल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही नौकर ने इनाम के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर अकबर समझ गए कि यह बीरबल का ही किया धरा है। बीरबल ने झट से कहा, जहांपना, इतने नौकर चाकर है, घोड़ा गाड़ी है, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? शहंशाह अब कहते भी क्या, वह तो आश्चर्य से भरे मौन खड़े रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम से सुशोभित किया। बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी आदमी कड़ाके की ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण इस इनाम को पाने के लिए तैयार हो गया। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर किसी तरह यह चुनौती पूरी की। अगले दिन जब वह इनाम लेने पहुंचा, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? ब्राह्मण बोला, महाराज, महल की ऊंची मीनार पर जलते दीपक को देखकर मैंने रात गुजार दी। अकबर बोले, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसका मतलब तुमने धोखा दिया, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने में देरी कर दी। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, महाराज, मैं खिचड़ी बना रहा था, लेकिन वह पक ही नहीं रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बना रहे थे? बीरबल ने कहा, मैंने आग नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखी थी। अकबर बोले, ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए, तो महाराज, अगर ऊंचाई पर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो ब्राह्मण को कैसे गर्मी मिल सकती थी? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। 2 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े तालाब में गिर गया हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा, बताओ, इसका क्या मतलब है?
कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संकेत है कि आपके सभी मंत्री वफादार हैं। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई मंत्री आपको तालाब से बाहर निकालता तो इसका मतलब वह गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब सब वफादार है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबारियों ने कहा, तलवार, सोना, ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख होती है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक मोटे मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया और 3 दिन तक बिना खाना दिए रखा। 3 दिन बाद मंत्री को बुलाकर पूछा, अब तुम्हें सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? मंत्री रोते हुए बोला, महाराज, भूख सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता स्वीकार की। 4 सबसे बड़ी मूर्खता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल बोले, महाराज, इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक गधा दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर चौंक गए, यह क्या मजाक है? बीरबल बोले, महाराज, यह गधा कह रहा है कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर हंसे, गधा तो मूर्ख होता है। बीरबल बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 5 बीरबल की चालाकी। अकबर को एक बार किसी ने कह दिया कि बीरबल से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। यह सुनकर अकबर ने सोचा, क्यों न इसे परखें। अकबर ने बीरबल को एक बंद मुट्ठी दिखाकर पूछा, बताओ, इसमें क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह कोई बहुत ही कीमती चीज है, जो बहुत हल्की है और इसे लोग संभाल कर रखते हैं। अकबर बोले, सही जवाब, और मुट्ठी खोलकर एक पंख दिखाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर अकबर खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 6 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं खुद। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, मैं ही तो हूँ जो जानता है कि राजा के सवालों का सही जवाब देना खतरनाक हो सकता है, फिर भी जवाब देता हूँ। अकबर हंस पड़े और बीरबल को पुरस्कार दिया। 7 चतुर बीरबल और सोने का कटोरा। एक अमीर सेठ ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना बोले मुझे यह सोने का कटोरा दे दो। बीरबल मुस्कुराए और सेठ के सामने आईना रख दिया। सेठ ने खुद को आईने में देखा और अपनी गलती समझकर हंस पड़ा। उसने कटोरा बीरबल को दे दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। 8 आधे चांद की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब सा फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, जिस किसी की दाढ़ी में आधे चांद जैसी आकृति बन जाए, उसे सजा दी जाएगी। दरबार में सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी की दाढ़ी ऐसी नहीं थी। तभी अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी में आधे चांद जैसा आकार दिख रहा है, तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब आधे चांद की सजा दी जा रही है तो इसे पूरा करने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। अकबर हंसे, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, कृपया अपनी तलवार से मेरी दाढ़ी के बाकी हिस्से में भी चांद बना दीजिए, ताकि यह पूरा चांद हो जाए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और फरमान वापस ले लिया। 9 बीरबल का जन्मदिन उपहार। अकबर को मजाक करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को भ्रम में डालें। उन्होंने घोषणा की, जो भी बीरबल को सबसे अजीब जन्मदिन उपहार देगा, उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सभी दरबारी अलग अलग अजीबोगरीब उपहार लाए। किसी ने खाली थाली दी, किसी ने सूखी रोटी और किसी ने सिर्फ हवा भरा थैला। लेकिन बीरबल ने अकबर को सबसे अजीब चीज दी,
एक खाली कागज। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यह आपके आने वाले आदेशों की सूची है, जिसे हम सभी को मानना होगा। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया। 10 कौन सबसे ईमानदार? एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, बताओ, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी खुद को ईमानदार साबित करने लगे, लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, सबसे ईमानदार व्यक्ति वह है जो यह नहीं कहता कि वह ईमानदार है। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि बीरबल ने बड़ी चतुराई से सभी को निरुत्तर कर दिया था। 11 चांद का टुकड़ा, अकबर और बीरबल की विस्तृत कथा। भाग 1 बीरबल की नई चुनौती। बीरबल की चतुराई से दरबार में सभी प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी उनकी इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से रुकनुद्दीन, जो अकबर के खास मंत्रियों में से एक था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। रुकनुद्दीन ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने जो चांद का टुकड़ा लाया था वह केवल एक मिठाई थी, लेकिन क्या वास्तव में चांद का कोई असली टुकड़ा लाया जा सकता है? यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें असली चांद का टुकड़ा लाकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में हमारे लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दें। मैं आपको चांद का असली टुकड़ा लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। भाग 2 बीरबल की योजना। बीरबल ने इस बार अपनी योजना को और भी सूझबूझ के साथ तैयार किया। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान खगोलविद, ज्योतिषी से मुलाकात की और चांद के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जाना कि चांद धरती से बहुत दूर है और उसका कोई टुकड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कुम्हार को बुलाया और कहा, मुझे सबसे सुंदर और चमकदार मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए, जो सफ़ेद हो और देखने में चांद जैसा लगे। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर, चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा बनाया, जो बहुत आकर्षक दिखता था। बीरबल ने उसे एक सुंदर थैली में रख लिया। इसके अलावा बीरबल ने शहर के गरीब बच्चों से बात की और पूछा, तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा क्या है? एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, मेरी माँ कहती है कि जब मैं खुश रहूंगा तो चांद भी खुश होगा, तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा मेरी खुशी है। बीरबल को इस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भाग 3 दरबार में परीक्षा। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुँचे। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए चांद का असली टुकड़ा लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और एक सुनहरी थैली निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से वह चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा निकाला। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चांद का असली टुकड़ा है। यह वही है जिसे हर बच्चा अपने सपनों में देखता है, जिसे प्रेम करने वाले अपने दिल में महसूस करते हैं और जिसे कवि अपनी कल्पना में बसाते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि चांद केवल एक कल्पना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर किसी के लिए चांद का टुकड़ा अलग अलग होता है। कुछ के लिए वह आकाश में चमकता है, तो कुछ के लिए वह सपनों में। गरीब के लिए रोटी का एक टुकड़ा ही चांद का टुकड़ा होता है, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा होता है, और प्रेमी के लिए उसका प्रिय। बीरबल की इस गहरी बात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धिमत्ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने चांद का सबसे अनमोल टुकड़ा लाकर दिया है। भाग 4 ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। रुकनुद्दीन और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। वे बीरबल को हराने की नई योजना बनाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह,
बीरबल ने फिर से चतुराई से काम लिया। लेकिन क्या वह सच में चांद का टुकड़ा ला सकते हैं? अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो चांद पर गया हो। अकबर को यह चुनौती और भी रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो चांद पर गया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 10 दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। भाग 5। बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाना कैसा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं जवान था तो मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की थी। वहां की रोशनी बहुत सुंदर थी और मैं वहां स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। कहानी 1। बीरबल की खिचड़ी। प्रस्तावना। एक बार की बात है, शीत ऋतु अपने चरम पर थी। आगरा का मौसम इतना सर्द हो गया था कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। महल में भी अलाव जलाए जा रहे थे। इसी बीच एक अजीब घटना ने सम्राट अकबर को हैरान कर दिया। घटना। एक दिन सुबह सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर कुहासा छाया था। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झील में कमर तक पानी में खड़ा है। वह कांप रहा था, लेकिन फिर भी झील से बाहर नहीं आ रहा था। अकबर ने सिपाहियों से पूछा, ये कौन है और पानी में क्या कर रहा है? सिपाही बोला, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने शर्त लगाई थी कि यदि वह पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और आज वह सफल हो गया है। अकबर उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे दरबार में बुलवाया। दरबार में निर्णय। अगले दिन दरबार में वह गरीब व्यक्ति लाया गया। अकबर ने उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए कहा, तूने सचमुच अद्भुत साहस दिखाया है। तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। लेकिन तभी दरबार के एक दरबारी ने टोका, जहांपनाह, यह गरीब धोखा दे रहा है। झील के उस पार एक दीपक जल रहा था। वह दीपक की गर्मी से प्रभावित होकर रात काट गया। अकबर ने सोचा कि यह बात तो ठीक हो सकती है। उन्होंने गरीब की इनाम राशि रोक दी और उसे दरबार से बाहर कर दिया। बीरबल की योजना। बीरबल इस फैसले से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने महल के बगीचे में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें खिचड़ी पकाने लगे। लेकिन बर्तन आग से करीब 10 फीट ऊपर लटकाया हुआ था। नीचे एक धीमी सी आग जल रही थी। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, इतनी दूर से आग लगाकर क्या खिचड़ी पकेगी? बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर एक दीपक की गर्मी से झील में खड़ा आदमी बच सकता है, तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को फिर से बुलवाया और उसे न केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं दीं, बल्कि बीरबल को इनाम भी दिया। कहानी 2। 4 मूर्ख। प्रस्तावना। सम्राट अकबर को प्रायः यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि कौन कितना समझदार है और कौन कितना मूर्ख। वे अक्सर बीरबल से यह पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस संसार में सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं? क्या तुम 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोज सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, जहांपनाह, यह काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मूर्खों की खोज। पहला मूर्ख। बीरबल शहर की गलियों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर भारी बोरी लादे हुए है और उसके सिर पर छाता है। धूप इतनी तेज नहीं थी कि छाता जरूरी हो, लेकिन बोरी की वजह से वह झुका झुका चल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, बोरी क्यों नहीं सिर पर रख लेते? वह बोला, नहीं साहब, सिर पर छाता है, वरना मुझे धूप लग जाएगी। बीरबल ने सोचा, यह तो मूर्खता की सीमा है। उन्होंने उसे पहले नंबर पर रखा। दूसरा मूर्ख। बीरबल ने देखा
एक आदमी अपने घर के बाहर रो रहा है। पूछने पर वह बोला, मेरी ऊँटनी खो गई है। बीरबल ने कहा, तो रो क्यों रहे हो? ढूंढो उसे। वह बोला, मैं तो रोज भगवान से कहता था, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दो जो किसी के पास न हो। अब जब भगवान ने ऊँटनी ही ले ली तो मैं क्या करूं? बीरबल ने सोचा, यह भगवान को दोष दे रहा है अपनी मूर्खता का, और उसे दूसरा मूर्ख मान लिया। तीसरा मूर्ख। फिर बीरबल को एक साधु मिला जो अपने सिर पर ईंट रखकर कहता घूम रहा था, यह ईंट देवी है, इसे सिर पर रखोगे तो धन मिलेगा। लोग पैसे दे रहे थे और ईंट ले जा रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं रख लेते? वह बोला, मैं तो दान करता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, इस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता को दूसरों पर थोप दिया है और उसे तीसरा मूर्ख बना दिया। चौथा मूर्ख। बीरबल दरबार में लौटे और सम्राट से बोले, मैंने 3 मूर्ख ढूंढ लिए हैं। अकबर बोले, और चौथा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहाँपनाह, वह तो आप है। अकबर चौंक गए, मैं? किसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जो सम्राट अपने राजमहल के काम छोड़कर किसी को मूर्ख ढूंढने का काम सौंपे, वह क्या कहलाएगा? अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा की तरह विजेता रहे, न्याय की तराजू। प्रस्तावना। अकबर का दरबार न्यायप्रियता के लिए विख्यात था, लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला दरबार में आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। मामला न केवल एक चोरी का था, बल्कि उसमें जुड़ा था एक निर्धन किसान और एक धनी व्यापारी। मामला इतना उलझा हुआ था कि एक पल को खुद सम्राट अकबर भी भ्रम में पड़ गए। पर बीरबल थे ना, जिन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि बुद्धि और संवेदना से भी किया जाता है। पहला दृश्य। दरबार में एक किसान। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। किसान, जहाँपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरी जिंदगी भर की कमाई एक तिजोरी में रखी थी, जो मैंने अपने खेत में दबा रखी थी, परंतु जब कल उसे निकाला तो वह गायब थी। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? किसान बोला, जहाँपनाह, मेरे अलावा केवल एक व्यक्ति जानता था, मेरे मित्र हरिदास, लेकिन वह कहता है कि उसने कुछ नहीं लिया। हरिदास भी दरबार में उपस्थित था। वह अच्छे वस्त्रों में, गहनों से सुसज्जित था। हरिदास बोला, जहाँपनाह, मैं निर्दोष हूँ। मैं और किशन, किसान, बचपन के मित्र हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर किशन के चेहरे पर पीड़ा थी। अकबर बोले, यह मामला बीरबल सुलझाएंगे। दूसरा दृश्य। बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, क्या तुम दोनों साथ में खेत पर चल सकते हो जहां तिजोरी थी? दोनों राजी हो गए। बीरबल कुछ सिपाहियों और एक गुप्तचर के साथ खेत पहुंचे। उन्होंने जगह देखी, मिट्टी की खुदाई करवाई और आसपास की घास का निरीक्षण किया। बीरबल को कुछ चूहे के बिल जैसे गड्ढे दिखाई दिए। वह बोले, यह तिजोरी गहरी नहीं दबाई गई थी और इसे हाल में ही खोदा गया है। हरिदास ने कहा, यह तो किसान ही जानता है कहा थी। बीरबल मुस्कराए, हो सकता है, पर मैं कल तुम्हें एक परीक्षण में बुलाऊंगा। तीसरा दृश्य। न्याय की तराजू। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी तराजू लेकर आए। उन्होंने दोनों से कहा, मैं तुम दोनों की आत्मा को तौलूंगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने एक झोले में कुछ रुई, हल्दी और तांबे के टुकड़े डाले। फिर उन्होंने दोनों से कहा, अपना हाथ इस तराजू पर रखिए। किशन ने पहला हाथ रखा, तराजू संतुलन में रहा। हरिदास ने हाथ रखा तो तराजू थोड़ा डगमगाया। बीरबल बोले, हरिदास, तुमने कुछ छिपाया है। तुम्हारे मन की अस्थिरता इस तराजू में दिख रही है। हरिदास हंस पड़ा, यह तो ढोंग है। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो फिर तुम मेरी अंतिम परीक्षा भी पास कर सकोगे। चौथा दृश्य। राख की परीक्षा। बीरबल ने दोनों को एक एक कपड़े का थैला दिया। दोनों थैले खाली थे। बीरबल बोले, इन थैलियों में राख भरकर रात भर अपने सिरहाने रखो। अगर कोई अपराधी होगा
तो राख उसे जवाब देगी। हरिदास बोला, ये तो अंधविश्वास है। बीरबल बोले, तो डर कैसा? दोनों राजी हो गए। अगले दिन जब थैले लौटाए गए, बीरबल ने दोनों की राख को परखा। किशन का थैला भरा हुआ था, हरिदास का थैला लगभग आधा था। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है। 5वां दृश्य, अपराधी की स्वीकृति। अकबर बोले, लेकिन कैसे? बीरबल बोले, जब मैंने कहा कि राख जवाब देगी, तो जिसने अपराध किया था उसने डर के मारे थोड़ी राख निकाल दी, यह सोचकर कि कहीं उसमें कोई जादू न हो। हरिदास ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही तिजोरी चुराई थी, मुझे क्षमा कर दे। बीरबल बोले, हरिदास, तुमने केवल चोरी नहीं की, मित्रता को भी कलंकित किया है। 6ठा दृश्य, न्याय और शिक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि हरिदास से तिजोरी बरामद की जाए और उसे दोगुना दंड स्वरूप किशन को लौटाया जाए। साथ ही हरिदास को 3 महीने के लिए नगर सेवा करनी होगी। किशन ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल और लापता सोने की घड़ी। प्रस्तावना। शाही दरबार की शांति उस दिन भंग हो गई जब एक नामी व्यापारी ने सम्राट अकबर के समक्ष फरियाद रखी, जहांपनाह, मेरी बहुमूल्य सोने की घड़ी चोरी हो गई है और मुझे संदेह है कि यह किसी दरबारी की करतूत है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। एक कीमती घड़ी, वह भी राजा की नजरों के सामने, शाही दरबार में चोरी हो जाना, यह केवल संपत्ति की हानि नहीं, बल्कि सम्राट की प्रतिष्ठा पर भी आघात था। और फिर मैदान में उतरे बीरबल, चतुराई और व्यंग्य की तलवार लेकर। पहला दृश्य, व्यापारी की फरियाद। उस दिन दरबार में विशेष सभा बुलाई गई थी। सभी प्रमुख दरबारी उपस्थित थे, सेनापति, राजगुरु, खजांची, कवि, वैद्य, दरबार गायक और सबसे अहम, स्वयं बीरबल। व्यापारी गुलामचंद ने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह घड़ी मेरे पिताजी की अंतिम निशानी है। मैंने इसे दिल्ली से बनवाया था, ठोस सोने से जड़ी, अंदर हीरे की सुइया और उस पर शाही मुहर। यह घड़ी केवल समय नहीं, सम्मान का प्रतीक है। मैंने इसे शाही भोज के दौरान अपनी पगड़ी में लगाया था और अब वह गायब है। अकबर ने चौंककर पूछा, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? जी। भोज के दौरान मेरी बाईं ओर कवि चंद्रसेन बैठे थे और दाईं ओर खजांची रामदास। संभव है किसी ने चलते फिरते हाथ मार लिया हो। अकबर ने सभी दरबारियों को देखा, फिर आदेश दिया, अगर यह घड़ी नहीं मिली तो दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या किसी और ने तुम्हारी घड़ी देखी थी? जी हाँ, मैंने दरबारियों को दिखाने के लिए पगड़ी थोड़ी हटाई थी ताकि वह चमके। कई लोगों की निगाह गई थी उस पर। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। फिर उन्होंने एक कोमल लेकिन पैनी मुस्कान के साथ कहा, आप सभी सभ्य हैं, पर चोरी भी कभी कभी ऊंची पगड़ियों से होती है। कई दरबारी असहज होने लगे। बीरबल ने फिर सबके पगड़ियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने घोषणा की, कल सुबह सूर्योदय से पहले सबको महल के उत्तर द्वार पर बुलाया जाएगा। मुझे विश्वास है, चोर खुद सामने आ जाएगा। तीसरा दृश्य, झूठ की पहचान। अगली सुबह सब दरबारी उत्तर द्वार पर जमा हुए। बीरबल वहां पहले से एक पुराना संत बने खड़े थे, लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में तेज। बीरबल ने अपना भेष नहीं खोला। उन्होंने कहा, मैं संत तापसेन हूँ, मैं झूठ को सूंघ सकता हूँ। एक मंत्र है मेरे पास, जिससे झूठ बोलने वाले की मूंछ उल्टी हो जाती है। सब चौंक गए। हर व्यक्ति को मेरी छड़ी छूनी होगी और कहना होगा, मैंने घड़ी नहीं चुराई। सभी दरबारी हैरान हुए, पर हंसी में बात उड़ा दी। पहला दरबारी आया, छड़ी छुई, कहा, मैंने नहीं चुराई। दूसरा, तीसरा, सभी ने छड़ी को छुआ। अंत में खजांची रामदास आया। वह कुछ झिझका। उसने जल्दी से छड़ी को हाथ लगाया और कहा, मैंने नहीं चुराई।
बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अब अपनी मूंछ दिखाइए। रामदास ने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया। बीरबल बोले, मूंछ नहीं उल्टी, पर मन जरूर डर से उलझ गया है। चौथा दृश्य, बीरबल का असली दाव। फिर बीरबल ने सबको वापस दरबार में बुलाया और कहा, यह तो केवल पहला चरण था, अब हम असली परीक्षा करेंगे। उन्होंने सबको एक एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर लिखा था, यदि तुमने घड़ी चुराई है तो यह कागज लाल हो जाएगा। बीरबल ने सबको आदेश दिया कि वे इन कागजों को एक एक कर बीरबल के संदूक में डालें। सबने अपने अपने कागज डाल दिए। बीरबल ने संदूक खोला और सबकी चौंकती नजरों के बीच एक लाल रंग का कागज निकला। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, यह चोर का स्वीकार है। उन्होंने पूछा, किसका था यह कागज? कोई जवाब नहीं आया। बीरबल बोले, मैंने हर कागज पर खास स्याही लगाई थी जो केवल पसीने से लाल होती है। जिसने डर में कागज को ज्यादा देर हाथ में रखा, उसी का कागज रंग बदल गया और उस कागज पर एक हल्का सा नाम लिखा था, रामदास। पांचवां दृश्य, कबूलनामा। अकबर ने रामदास की ओर देखा। रामदास कांपता हुआ खड़ा था। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने केवल देखने के लिए निकाली थी, पर फिर लोभ में आकर उसे छिपा दिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम हमारे खजांची हो और तुमने दरबार की गरिमा को लज्जित किया है। रामदास सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घड़ी मिल चुकी है, न्याय अब आपका विषय है। छठा दृश्य, न्याय और सीख। अकबर ने आदेश दिया, रामदास को पद से हटाया जाए। 1 वर्ष तक राजकोष से उसे कोई लाभ न मिले। वह सार्वजनिक रूप से व्यापारी से क्षमा मांगे और व्यापारी गुलामचंद को उसकी घड़ी के साथ सम्मानपूर्वक दरबार में उपहार दिया जाए। अंत में अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक बार इस दरबार की मर्यादा को बचा लिया। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, चोरी केवल हाथों से नहीं होती, वह मन की कमजोरी से होती है, और जो मन को पढ़ सके वही असली न्याय कर सकता है। बीरबल और नकली उत्तराधिकारी की साजिश। प्रस्तावना। सम्राट अकबर के शासनकाल में कई षड्यंत्रकारी लोग उनके सिंहासन और राज्य की संपत्ति पर नजरें गड़ाए बैठे थे। लेकिन अकबर को सबसे गहरा आघात तब लगा जब एक दिन एक युवक दरबार में पहुंचा और उसने पूरे आत्मविश्वास से घोषणा की, मैं हूं सम्राट हुमायूं का असली पोता और इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या यह केवल एक झूठा दावा था या वाकई इस युवक के पीछे कोई रहस्य छिपा था? बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और फिर जो अनफोल्डेड हुआ वह अकबर बीरबल के इतिहास का सबसे जटिल और रोचक रहस्य बन गया। पहला दृश्य, रहस्यमय युवक का दावा। एक दिन दरबार में एक नौजवान, राजसी पोशाक में लिपटा हुआ, गर्व से चलकर दरबार के मध्य में आया। उसके साथ 2 वृद्ध ब्राह्मण और एक सैनिक जैसे दिखने वाले व्यक्ति थे। वह बोला, जहांपनाह, मैं हुमायूं के एक गुप्त विवाह से जन्मा उनका पौत्र हूँ। मेरे पिता को युद्धकाल में छुपाकर अफगानिस्तान भेज दिया गया था और अब, वर्षों बाद, मैं अपने अधिकार के लिए लौटा हूँ। अकबर चौंके। युवक आत्मविश्वास से भरपूर था। क्या कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? युवक ने एक मुहर लगी अंगूठी, एक पुराना चित्र और कुछ हस्तलिखित पत्र प्रस्तुत किए। अकबर ने दरबार की ओर देखा। सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल ने युवक की ओर गहरी नजर डाली और कहा, राजा के खून में केवल वंश नहीं होता, बुद्धि, संस्कृति, चाल ढाल और व्यवहार भी होता है। मैं इसकी परीक्षा करूंगा। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली चाल, राजसी परीक्षा। बीरबल ने युवक से पूछा, क्या तुमने कभी मुगल इतिहास पढ़ा है? युवक बोला, जी हाँ, मैंने हुमायूंनामा, बाबरनामा और आपकी दरबारी कहानियां भी पढ़ी है। बीरबल मुस्कराए, तो यह बताओ, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किससे लड़ी थी? इब्राहिम लोदी से। युवक तुरंत बोला,
हुमायूं ने शेरशाह सूरी से युद्ध के समय कौन से किले को सबसे पहले छोड़ा था? रोहतास। बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं। यह युवक वाकई तैयार होकर आया था, लेकिन फिर उन्होंने एक गूढ़ प्रश्न पूछा, और अकबर का सबसे बड़ा मित्र कौन था? युवक मुस्कराया। बीरबल। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल भी मुस्कराए। तुम मेरे मित्र बनने चले हो या उत्तराधिकारी? युवक की मुस्कान फीकी पड़ गई। तीसरा दृश्य, राजधर्म की परख। बीरबल ने युवक को एक सुझाव दिया। अगर तुम वाकई भविष्य के राजा हो, तो तुम्हें राजधर्म की समझ होनी चाहिए। मैं तुम्हें 3 न्यायिक मामले दूंगा, उन्हें सुलझाओ। मामला 1। 2 औरतें एक बच्चे को लेकर लड़ रही थीं। दोनों कहती थीं कि बच्चा उनका है। युवक ने सोचा और फिर बोला, बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल मुस्कराया। तुमने सच्ची माँ की पहचान नहीं की, केवल निर्णय दिया। राजा की बुद्धि न्याय में होती है, न कि केवल आदेश में। चौथा दृश्य, बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने चुपचाप गुप्तचरों को आदेश दिया, उस युवक, उसके तथाकथित ब्राह्मणों और सैनिक के अतीत की पड़ताल की जाए। 3 दिनों बाद रिपोर्ट आई। युवक का नाम सलीमुद्दीन था, जो काबुल में एक मामूली धोखेबाज था। उसकी, हुमायूं की अंगूठी, एक सुनार से नकली बनवाई गई थी। चित्र एक पुरानी पांडुलिपि से नकल किया गया था, और हस्तलिखित पत्र में हुमायूं की लिपि में कई त्रुटियां थीं। बीरबल ने कहा, अब उसे उसके ही खेल में फंसाया जाएगा। 5वां दृश्य, उत्तराधिकारी की परछाई। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि युवक के दावे की जांच पूरी हो चुकी है, और हमें सबूत मिल चुके हैं कि वह सही कह रहा है। अकबर चौंक गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने युवक से कहा, अगर तुम राजा हो, तो अगली सभा तुम स्वयं चलाओगे, और हमें कर नीति, सेना सुधार और विदेशी नीति पर अपनी योजना बताओगे। अगले दिन युवक सभा में आया, घबराया, पसीने से तर। उसने कोई योजना नहीं दी, कोई नीति नहीं समझाई, केवल कुछ उलझे हुए शब्द बोले। बीरबल ने फिर चुटकी ली। लगता है, उत्तराधिकारी बनने से पहले शतरंज और किताबें पढ़नी चाहिए थीं। 6ठा दृश्य, नकली उत्तराधिकारी का पतन। बीरबल ने फिर साक्ष्य दरबार में रखे। नकली अंगूठी, नकली हस्तलिपि, युवक की असली पहचान की रिपोर्ट। युवक वहीं बैठ गया, बुझे चेहरे, गिरते मनोबल के साथ। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ के लोग भावनाओं में बह जाएंगे, पर तुम लोगों ने तो मेरी रग-रग पहचान ली। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या था? धन, यश, और शायद वह सिंहासन। बीरबल बोले, सिंहासन हथियारों से नहीं, संस्कारों से मिलता है, और जो छल करे, वह सदा धूल चाटता है। बीरबल और सोने का पक्षी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक अनोखा केस सामने आया, ऐसा मामला जिसने पूरे नगर में हलचल मचा दी। एक साधारण से किसान ने दावा किया कि उसके पास एक सोने का बोलने वाला पक्षी था, जो रातों रात गायब हो गया। उसने आरोप लगाया कि किसी दरबारी ने वह पक्षी चुरा लिया है। क्या यह बस एक झूठा भ्रम था, या वास्तव में कुछ ऐसा था जो बीरबल की नज़र और अकबर की अदालत से भी छिपा हुआ था? पहला दृश्य, किसान की अर्जी। दरबार का समय चल रहा था। दूर से एक किसान, फटेहाल वस्त्रों में, दौड़ता हुआ आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा नाम है लक्ष्मण। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक बेजोड़ पक्षी था, सोने का बना हुआ, और वह इंसानों की तरह बोलता था। वह मेरे खेत में एक पुराने वृक्ष पर रहता था, पर 2 रात पहले वह अचानक गायब हो गया। मैं जानता हूँ कि उसे चुराया गया है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने देखा कि किसान का चेहरा गंभीर था। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? किसान बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मैं उस पक्षी को अपने बेटे जैसा मानता था।
वह मुझसे बातें करता था, गीत गाता था और मुझे खेत की सुरक्षा की चेतावनी भी देता था। बीरबल ने राजा की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, कभी कभी सत्य सबसे अजीब रूप में आता है। क्यों न हम इसकी तह तक जाए। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने अगले दिन लक्ष्मण के गांव का दौरा किया। वह उस पुराने वृक्ष के पास गया जहां वह पक्षी रहता था। वहां कोई पक्षी नहीं था, पर पेड़ की शाखाओं पर सुनहरी धातु जैसे कुछ रेशे अटके हुए थे। बीरबल ने किसान से पूछा, पक्षी क्या खाता था? केवल फल और पानी, कभी कोई सोने की चीज नहीं खाई उसने। बीरबल चौंके, तब उसका शरीर सोने का कैसे था? किसान बोला, मैंने उसे बचपन से देखा था। वह चमकता था और जब वह उड़ता था तो उसकी पंखों से सोने जैसी चमक निकलती थी। बीरबल को मामला उलझा हुआ लगा। उन्होंने किसान से और जानकारी ली। रात को उन्होंने उस वृक्ष के पास छुपकर पहरा दिया। आधी रात को एक परछाई दिखाई दी। कोई वृक्ष के पास आया, कुछ देखा और चला गया। तीसरा दृश्य, संदिग्ध दरबारी। बीरबल ने अकबर को सूचना दी कि यह मामला केवल एक गरीब किसान का भ्रम नहीं, बल्कि शायद किसी गुप्त चोरी का मामला है। उन्होंने दरबारियों से गुप्त प्रश्न पूछने शुरू किए, परोक्ष रूप से यह जानने की कोशिश की कि कौन हाल ही में अमीर हुआ है, किसके पास अचानक सोने की वस्तुएं आई है। उन्हें संदेह हुआ मंत्री जलाल खान पर। वह कुछ ही दिनों में नए वस्त्रों, घोड़ों और नौकरों से घिरा दिखने लगा था। बीरबल ने गुप्तचरों से पता लगवाया, जलाल खान ने हाल ही में एक सुनार से एक खास परिंदा बनवाया था। चौथा दृश्य, सुनार की सच्चाई। बीरबल ने उस सुनार को गुप्त रूप से दरबार में बुलवाया। उसे अकेले में पूछा, क्या जलाल खान ने तुम्हारे पास कोई सोने का पक्षी लाया था? सुनार डरते हुए बोला, हाँ, कुछ दिन पहले वे एक सुनहरे रंग का पिंजरा और उसमें रखा एक पक्षी लाए थे। पक्षी सच में बहुत खास था। उसकी चमक देखकर मैं भी चौंक गया था। मुझे आदेश मिला था कि उसके पंखों को और चमकदार बनाऊं। क्या बीरबल के घर चोरी? बीरबल ने खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। कुछ आवाजें निकालता सोचने लगे कि जो जैसे वह अपनी चतुराई से दूसरों की समस्याएं हल करता है। बीरबल समझ गए उसके घर में चोरी कैसे हो साधारण पक्षी नहीं था। अब देखना यह था किसी व्यापारी की समस्या को कैसे हल करेंगे। अब किसान के पास कैसे अचानक चोरी की यह भी जांच का विषय था। एक दिन सुबह के समय बीरबल की पत्नी दौड़ती हुई उनके पास आई और घबराई हुई बीरबल ने सुनार से वह नकली पक्षी मंगवाया। रात को हमारे घर चोरी हो गई। किसान की बताई बनावट का था। ने आश्चर्य से पूछा, उसके अंदर एक छोटा यंत्र लगा था। कैसे हुआ? बीरबल ने कारीगरों को बुलाया। मुझे नहीं बताया, मैं तो सोई हुई दुर्लभ यांत्रिक उपकरण है। उठी तो देखा कि घर में रखा बहुमूल्य सामान और कुछ सोने चांदी के गहने गायब। कोई व्यापारी या विदेशी तुरंत कमरे में लाया हो और देखा कि सच में कुछ चीजें गायब थीं। किसान सच कह रहा था। वे गहरी सोच में यंत्र द्वारा बोलता था। उन्होंने सोचा, लेकिन किसान जरूर किसी चालाक चोर का काम है। अब उन्होंने जलाल खान को बुलाया और पक्षी सामने रख दिया। क्या यह तुम्हारा है? में शिकायत। बीरबल ने पूछा। सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे। नहीं, उनका चेहरा उतरा हुआ था। तब यह देखकर अकबर क्यों पहचानता है? बीरबल, जलाल खान तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों बोले? चोरी कोई परेशानी मुश्किल नहीं, मगर बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जहां छठा दृश्य, बीती रात मेरे घर चोरी हो गई।